अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम मिनी कैट से चैप्टर 44 देखेंगे, जिसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोगामिन्स और ऑक्साजोलिडाइनोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इनके स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ मॉडरेट स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं। अब इनके स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो ज़्यादा बैक्टीरिया को कवर करती हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया पैक करती हैं, और जो नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं उनकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे पहले क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन्स आती हैं। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में हमारे पास मैक्रोलाइड्स आ जाती हैं, कीटोलाइड्स आ जाते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास लिनकोसामाइड्स आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आ जाती हैं और ऑक्साजोलिडाइनोन्स आ जाते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ते हुए आगे हम फर्दर इन सब एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, इनके रेजिस्टेंस के बारे में, इनकी स्पेक्ट्रम के बारे में कि किन किन बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, और इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन में सबसे पहले हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखा जाए तो जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30s राइबोसोमल सबयूनिट पे बाइंड करती है। ये हमारे पास चार्ज्ड टीआरएनए जो होता है उसको राइबोसोमल एमआरएनए कॉम्प्लेक्स पे बाइंड नहीं होने देती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स को देखा जाए तो इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, इनकी अब्जॉर्प्शन फूड और मल्टीवैलेंट के टाइम्स की वजह से इम्पेयर हो जाती है, यानी फूड और मल्टीवैलेंट के टाइम्स जैसे कैल्शियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये इनकी अब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देते हैं, हिंडर कर देते हैं। उसके बाद ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग भी करती हैं। और अगर इनकी एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म देखा जाए तो वो जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो फीसिस में सिक्रीट होती है, जो टाइटीसाइक्लिन है वो बाइल में सिक्रीट होती है, और बाकी सारी जितनी भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं। टाइटीसाइक्लिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका हाफ लाइफ 30 से लेके 36 आवर्स तक होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को देखा जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, माइकोप्लाज्मा पे एक्ट करती है, रिकेट्सिया पे एक्ट करती है और क्लेमेडिया पे एक्ट करती है। रेजिस्टेंस में देखा जाए तो ईफ्लक्स पंप्स जो है बैक्टीरिया डेवलप कर लेते हैं या उनके पास मौजूद होते हैं समटाइम्स पहले से, जिनकी वजह से जो हमारे पास जो एंटीबायोटिक हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जा रही होती है, बैक्टीरिया उसे रिमूव करी जाता है, अपनी बॉडी से निकालते जाते हैं। दूसरा बात यह है कि राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन डेवलप हो जाती है जो टेट्रासाइक्लिन को बाइंड ही नहीं होने देती, जो टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करती है। अब आते हैं हम क्लिनिकल यूजेस पर। क्लिनिकल यूजेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी यूजेस के बारे में, सेकंड हम देखेंगे सेकेंडरी यूजेस के बारे में, थर्ड हम देखेंगे सिलेक्टिव यूजेस के बारे में, और फिर हम देखेंगे टाइटीसाइक्लिन के स्पेसिफिक यूजेस। प्राइमरी यूजेस में ये है कि हमारे पास वो इन्फेक्शन जो माइकोप्लाज्मा कॉज कर रहा होता है, रिकेट्सिया कॉज कर रहा होता है, क्लेमेडिया कॉज कर रहा होता है, इनके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन्स को। उसके बाद हम लोग कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया जो कि उसके अगेंस्ट हम डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ करते हैं, जो कि वन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स है। ठीक है। सेकेंडरी यूजेस में देखें तो हम सिफिलिस के अगेंस्ट, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अगेंस्ट, लेप्टोस्पायरोसिस में और एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब जो सिलेक्टिव यूजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि स्पेसिफिक बीमारी या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट स्पेसिफिक टेट्रासाइक्लिन यूज हो रही होगी। जैसे एच पाइलोराई के अगेंस्ट हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, लाइम डिजीज में हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में हम लोग माइनोसाइक्लिन यूज करते हैं, मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, माइनोसाइक्लिन यूज करते हैं। एडीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर्स में हम डिमिक्लोसाइक्लिन यूज करते हैं। इसके बाद अगर टाइटीसाइक्लिन की बात देखी जाए तो ये मर्सा में वेंकोमाइसिन एंटेरोकोकाई स्ट्रेन्स के अगेंस्ट यूज होता है, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होता है और क्लेमेडिया के अगेंस्ट यूज होता है। लास्ट पर हम इसकी टॉक्सिसिटी देखेंगे। अगर इसकी टॉक्सिसिटी को कंसीडर किया जाए तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या कॉज करता है, जीआई डिस्टर्बेंस कॉज करता है, जिसमें माइल्ड नोजिया से लेकर डायरिया और उसके बाद एंटेरोकोलाइटिस तक करवा देता है, इन्फ्लेमेशन करा देता है हमारे पास कोलोन की, कैंडिडियासिस करवा सकता है, ओरल भी और वेजाइनल भी। It can also cause super infection with Clostridium difficile and Staph aureus.
ठीक है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लोरा की जब डेथ हो जाएगी तो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज और स्टेफ ऑरिस जो है उनकी स्पीशीज जो है हमारे पास क्या करवा देंगी, इन्फेक्शन कॉज करवा देंगी बॉडी के अंदर। बोनी स्ट्रक्चर जो टीथ को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करता है, टूथ एनिमल डिस्प्लेसिया करवा देता है, बोन ग्रोथ के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। हेपेटिक टॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी मोस्टली तब होती है जब हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज प्रेजेंट हो। हेपेटिक नेक्रोसिस करवा देता है प्री एग्जिस्टिंग हेपेटिक डिजीज के अंदर, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा देता है और फेनकॉनी सिंड्रोम करवा देता है प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिसफंक्शन के केस में। फोटोसेंसिटिविटी के लिए डिमिक्लोसाइक्लिन है, स्किन सेंसिटिविटी टू यूवी लाइट इसकी जो है वो डिमिक्लोसाइक्लिन की वजह से इंक्रीज हो जाती है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी करवा देता है। याद रखिएगा जो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी है डोज रिवर्सिबल है। डोज रिवर्सिबल डिजीनेस और वर्टाइगो करवाता है कौन कौन, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। डोज रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप उनकी डोज को रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास ये बिल्कुल डोज आप ये मेडिसिन लेना छोड़ देंगे तो आपके पास जो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। अब जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि एससीक्यू में भी पूछा जाता है वो ये है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपने याद रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन में हम टेट्रासाइक्लिन्स को नहीं देते और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 ईयर्स हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रोलाइड्स के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन, इनका फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, क्लिनिकल यूजेस के बारे में। जो क्लिनिकल यूजेस हैं हम वो स्पेसिफिकली देखेंगे एरिथ्रोमाइसिन के क्या यूजेस हैं, एजिथ्रोमाइसिन के क्या यूजेस हैं और क्लेरिथ्रोमाइसिन के क्या यूजेस हैं। टॉक्सिसिटी देखेंगे और साथ में लास्ट पर कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये 50S राइबोसोम पे बाइंड करती है और ब्लॉक करती है ट्रांसपेप्टाइडेशन को। ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है और क्लेरिथ्रोमाइसिन है। ये तीनों जो है हमारे पास, इनमें से एरिथ्रोमाइसिन को देखें तो बिलियरी एक्सक्रीशन है और हाफ लाइफ भी 2 आवर्स है। एजिथ्रोमाइसिन की यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है और हाफ लाइफ कितनी है, 2 to 4 डेज। क्लेरिथ्रोमाइसिन को देखा जाए तो ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट होती है और साथ में इसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन भी है। हाफ लाइफ इसकी 6 आवर्स तक है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को देखा जाए तो कंपाइलोबैक्टर के अगेंस्ट यूज हो रही होती है, क्लेमेडिया के अगेंस्ट, माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट और लेजिनेला के अगेंस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस और ऑल्टरनेटिव ड्रग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गनोरिया और सिफिलिस हैं इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन अगर हमारे पास ये ड्रग ऑफ चॉइस अवेलेबल ना हो या हमारे पास बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली हो तो हम अल्टरनेटिव में एजिथ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गनोरिया की बात की जाए तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइक्सोन है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ड्रग क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। अगर सिफिलिस की बात की जाए उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ड्रग क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यूजुअली इफ्लक्स पंप आ जाते हैं या हमारे पास मिथाइलेज की प्रोडक्शन हो जाती है जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा देता है, जिसकी वजह से जो मैक्रोलाइड्स हैं, ये तीनों ड्रग्स जो हैं, ये हमारे पास अपने रिसेप्टर साइट पे बाइंड नहीं कर पाती। फिर एंटेरोबैक्टीरिया के देखें तो ये हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइजिंग एस्ट्रेजेस प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं किनके थ्रू, एस्ट्रेज एंजाइम की प्रोडक्शन करके। आगे क्लिनिकल यूजेस की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एरिथ्रोमाइसिन के यूजेस देखेंगे। इसमें आपने 4 C's को याद रखना है, यानी ये कॉर्निबैक्टीरियम, कंपाइलोबैक्टर जिजेनाए, क्लेमेडिया और क्लेमेडोफिला के लिए अगेंस्ट यूज होता है, और फिर लेजिनेला के अगेंस्ट, यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लिटिकम के अगेंस्ट, बॉडीटाला पर्टसिस के अगेंस्ट। फिर हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट भी यूज हो रहा होता है, लेकिन पीआरएसपी के अगेंस्ट नहीं। ठीक है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूना के अगेंस्ट हम इसको यूज नहीं कर सकते। फिर बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक एक्सेप्शन है जो है मर्सा, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस के अगेंस्ट आप इसको यूज नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के क्लिनिकल यूजेस के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन के क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो ये हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यूज हो रहा होता है, मोरेक्सेला कैटरालिस के अगेंस्ट यूज हो रहा होता है, नजीरिया की स्पीशीज के अगेंस्ट यूज हो रहा होता है। फिर हमारे पास 4-day ट्रीटमेंट कोर्स जो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट, उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट जो 4-day ट्रीटमेंट कोर्स है उसमें तो हम एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है जो कि वन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स है, उसको हम लोग एज एन ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन है,
और जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। आगे बढ़ते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन की तरफ। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो स्पेसिफिकली एच पाइलोराई और मैक यानी माइकोबैक्टीरियम एविम कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट यूज होती है। फिर एक और ड्रग है जिसका बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है जो कि मैक्रोलाइड्स में ही आती है, वो है फाइडोक्सामाइसिन। फाइडोक्सामाइसिन ग्राम पॉजिटिव एरोब्स एंड एनारोब्स के अगेंस्ट यूज होती है और ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के अगेंस्ट भी यूज होती है। और एक बात याद रखनी है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो सेम है टू द वेंकोमाइसिन। फिर आगे हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी पर को देखा जाए तो ये जीआई इरिटेशन कॉज करवाती है, मोटिलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है जो हमारे पास जीआईटी में ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्किन रैश करवा देती है, यूसिनोफिलिया करवा देती है, हाइपरसेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस करवा देती है। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये CYP450 इनहिबिटर है। ठीक है, ये CYP450 ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम की इनहिबिटर है जो कि इंक्रीज कर देती है इन तमाम ड्रग्स के लेवल्स को, जिसमें हमारे पास एंटीकोएगुलेंट्स आ जाते हैं, कार्बामेज़ेपिन आ जाती है, सिसप्राइड आ जाता है, डाइजॉक्सिन आ जाती है और थियोफाइलिन आ जाता है। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो जो मैक्रोलाइड्स हैं उसमें से जो एरिथ्रोमाइसिन है इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। सो आगे हम टेलिथ्रोमाइसिन के बारे में स्टडी करेंगे और क्लिंडामाइसिन के बारे में। एक बात आपने याद रखनी है कि टेलिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर टू मैक्रोलाइड है, यानी ये दोनों 50 राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और ट्रांसपेप्टिडेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखा जाए तो मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो होती हैं, जो मैक्रोलाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करती हैं, वो टेलिथ्रोमाइसिन के अगेंस्ट क्या है, ससेप्टेबल हैं। हम उन पेशेंट्स में टेलिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और एक पॉइंट जो मैं मिस कर दिया वो ये था कि टेलिथ्रोमाइसिन एक कीटोलाइड है। ठीक है, ये राइबोसोम्स के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती है और बैक्टीरियल इफ्लक्स पंप के लिए पुअर सबस्ट्रेट है, जिसकी वजह से इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। इसकी डोजिंग देखी जाए तो वंस ओरली देनी है डेली, बाइल और यूरिन में क्या है, एक्सक्रीट होती है। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। फिर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो ये हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करती है, QTC इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है और CYP3A4 ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम की क्या है, इनहिबिटर है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्लिंडामाइसिन के बारे में, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू मैक्रोलाइड्स है। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है, ट्रांसपेप्टिडेशन को ब्लॉक करती है, और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को देखा जाए तो सबसे पहले इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन है। ओरल एब्जॉर्प्शन लीड्स टू गुड टिश्यू पेनिट्रेशन, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करती है। इंटेक्ट ड्रग और उसके मेटाबोलाइट्स जो कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हुए होते हैं, ये दोनों बिलरी और रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन क्लिंडामाइसिन एंड मैक्रोलाइड्स क्या है, कॉमन है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस ही कैसे शो करता है, 3 मैकेनिज्म के थ्रू। मिथाइलेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑन द 50S राइबोसोमल सब यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट की क्या कर देता है, मिथाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्लिंडामाइसिन अपने 50S राइबोसोम के ऊपर बाइंड नहीं कर पाती। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन करवा देता है ये हमारे पास क्लिंडामाइसिन की, जो बैक्टीरिया है। और तीसरा है कि ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाती है। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो हमारे पास जो इन्फेक्शंस बैक्टीरियोइड्स कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट हम क्लिंडामाइसिन को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बैकअप ड्रग फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस। न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। एक बात याद रखनी है कि जब आप इसको न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई के अगेंस्ट यूज़ करें तो आपने इसे इन कॉम्बिनेशन विद पायरीमेथमाइन यूज़ करना है। और फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि ये एड्स की ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। कब, जब एड्स के साथ टॉक्सोप्लाज्मा कॉसेस हो। एडवर्स इफेक्ट्स को देखा जाए तो ये जीआई इरिटेशन कॉज करती है, स्किन रैश कॉज करती है, न्यूट्रोपीनिया कॉज करती है, हेपेटिक डिसफंक्शन कॉज करती है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि ये सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है विद क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल यानी सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है और सुपर इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि कोलाइटिस के अंदर
यानी कोलोन के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको क्लिंडामाइसिन किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल को मौका मिल जाता है ग्रो करने का, और वो एक्सेसिव प्रोडक्शन अपनी एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन्स में से मिस कर दिया था वो है उनकी क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था कि टेट्रासाइक्लिन के स्पेसिफिक यूजेस में हमने डिमिक्लोसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टागिसाइक्लिन सबको पढ़ा था, लेकिन ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ लाइफ। हमने टेट्रासाइक्लिन्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है उनकी हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स है, जिसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आ जाता है और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास जो है उनकी हाफ लाइफ 12 से लेके 18 आवर्स तक है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है उनकी जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 15 से लेके 23 आवर्स तक है। शॉर्ट एक्टिंग में टेट्रासाइक्लिन आ जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास डिमिक्लोसाइक्लिन आ जाता है, मेथासाइक्लिन आ जाता है। लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और टाइगीसाइक्लिन आ जाता है। अब हम जल्दी जल्दी से जितना आज का लेक्चर था उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिवीजन देंगे ताकि आप सबके माइंड में बैठ जाए ये बात, और ताकि जब आप अपनी बुक से इसको पढ़ें या नोट्स को रिवाइज करें तो सारा कुछ आपको A to Z क्लियर हो। सबसे पहले हमने देखा था टेट्रासाइक्लिन के बारे में, जो कि 30th राइबोसोमल सबयूनिट पर बाइंड करती थी। अमाइनो एसिड चार्ज टीआरएनए को राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स पर बाइंड नहीं होने देती थी। इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन थी। फूड मल्टीवैलेंट कैटाइंस इसकी फूड ओरल एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर करते थे। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती थी। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग करती थी। डॉक्सीसाइक्लिन फीसिस में एक्सक्रीट होती थी। टाइगीसाइक्लिन बाइल में एक्सक्रीट होती थी। अदर्स यूरिन में एक्सक्रीट होती थी। और इसकी हाफ लाइफ जो थी टाइगीसाइक्लिन की 30 से लेके 36 आवर्स तक थी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में हमने देखा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमेडिया के अगेंस्ट यूज होती है। रेजिस्टेंस में हमने देखा था इफ्लक्स पंप्स प्रोड्यूस कर लेते हैं बैक्टीरिया, राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन डेवलप कर लेते हैं जो इंटरफेयर करती है टेट्रासाइक्लिन की बाइंडिंग के साथ। क्लिनिकल यूजेस को देखा जाए तो प्राइमरी यूजेस में हमने पढ़ा था कि ये माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट, रिकेट्सिया के अगेंस्ट, क्लेमेडिया के अगेंस्ट, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के अगेंस्ट हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, जिसके लिए जो एक्चुअल ड्रग है, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन है। सेकेंडरी यूजेस में सिफिलिस के अगेंस्ट, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अगेंस्ट, लेप्टोस्पायरोसिस के अगेंस्ट और एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए। अगर सेलेक्टिव यूजेस को देखा जाए तो H. pylori के अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन यूज होती है, लाइम डिजीज के अगेंस्ट डॉक्सीसाइक्लिन यूज होती है, ठीक है। और मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट के अगेंस्ट हम माइनोसाइक्लिन यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के अगेंस्ट भी माइनोसाइक्लिन। ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस के अगेंस्ट भी हम क्या यूज करते हैं, माइनोसाइक्लिन यूज करते हैं। फिर एडीएस स्किटिंग ट्यूमर्स के अगेंस्ट हम डिमिक्लोसाइक्लिन यूज करते हैं। टाइगीसाइक्लिन का हमने क्या पढ़ा था, मर्सा के अगेंस्ट, मैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एरोकाका स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, बीटा लैक्टोमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और क्लेमेडिया के अगेंस्ट। लास्ट पर हमने टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी पढ़नी थी। टॉक्सिसिटी में हमने क्या पढ़ा था, जीआई डिस्टर्बेंस कॉज करता है, माइल्ड नोजिया, डायरिया, और इसके बाद क्या कॉज कर देता है अगर हम इसको ट्रीट ना करें, एंटेरोकोलाइटिस कॉज कर देता है। ये कैंडिडियासिस करवा देता है, ओरल भी विजाइनल भी। सुपर इन्फेक्शन करवा देता है विद स्टेफ ऑरिज एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। बोनियर स्ट्रक्चर्स और टीथ को भी इन्वॉल्व करता है। टूथ एनिमल डिस्प्लेजिया करवा देता है, इरेगुलरिटीज इन बोन ग्रोथ करवा देता है। हेपेटिक टॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी तभी होती है जब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एग्जिस्ट कर रहा हो। हेपेटिक टॉक्सिसिटी में हमारे पास क्या करवा देता है, हेपेटिक नेक्रोसिस करवा देता है। रीनल टॉक्सिसिटी में हमारे पास क्या करवा देता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करवा देता है और फेनकॉनी सिंड्रोम करा देता है। अगर फोटोसेंसिटिविटी की बात की जाए हमारे पास, तो डिमिक्लोसाइक्लिन जो है वो स्किन सेंसिटिविटी टू द यूवी लाइट ज्यादा कर देता है। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी देखा जाए तो डोज रिवर्सिबल डिजीनेस एंड वर्टाइगो करवा देता है, जिसमें कौन सी 2 ड्रग्स आती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन। प्रेग्नेंट विमेन और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 ईयर्स में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो थर्ड बात थी, जो उसकी क्लासिफिकेशन थी, वो भी हम देखते चलेंगे कि क्लासीफाई हमने इनको किया है 3 क्लासेस में। शॉर्ट एक्टिंग जिनकी हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स होती है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जिनकी हाफ लाइफ 12 से 18 आवर्स तक होती है, जिसमें डिमिक्लोसाइक्लिन और मेथासाइक्लिन आ जाता है। लॉन्ग एक्टिंग जिनकी हाफ लाइफ 15 से लेकर 23 आवर्स तक होती है, जिसमें माइनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्या आ जाता है, टाइगीसाइक्लिन आ जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे मैक्रोलाइट्स के बारे में, क्विक रिवीजन देंगे हम। बाइंड करती है 50s राइबोसोम पे, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करती है।
इसमें एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, एजिथ्रोमाइसिन आ जाता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाता है। एरिथ्रोमाइसिन बिलियरी एक्सक्रीशन में के थ्रू एक्सक्रीट होती है, जिसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स तक होती है। एजिथ्रोमाइसिन यूरिन में एक्सक्रीट होती है, जिसकी हाफ लाइफ 2 से 4 डेज तक होती है। और क्लेरिथ्रोमाइसिन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम इसको, और यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू ये क्या होती है, बॉडी से एलिमिनेट होती है, जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स तक होती है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हमने देखी, कंपाइलोबैक्टर, क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा, लेजिनेला के अगेंस्ट यूज होती है। गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राएक्सोन है, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। इस तरह सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन, और ऑल्टरनेटिव ड्रग क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इफ्लक्स पम्प्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लेते हैं, मिथाइलेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के ऊपर, ताकि हमारे पास मैक्रोलाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्या जो है अपनी रिसेप्टर साइट पे बाइंड ना कर सके और अपना एक्शन ना शो कर सके, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट ना कर सके। एंटेरोबैक्टीरिया की बात की जाए तो वो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एस्ट्रेजेस प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं। अगर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो जो एरिथ्रोमाइसिन है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाए और कैम्पैलोबैक्टर जिजेनाए, क्लेमेडिया, क्लेमिडोफिला के अगेंस्ट, और लेजिनेला, यूरिया प्लाज्मा यूरियालिटिकम के अगेंस्ट, और बॉर्डिटेला पर्टिसिस के अगेंस्ट यूज होती है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट भी यूज होती है, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट भी यूज होती है, लेकिन मर्सा के अगेंस्ट और पीआरएसपी यानी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट यूज नहीं होती है। एजिथ्रोमाइसिन की बात की जाए तो ये एच इन्फ्लुएंजा यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, मोरक्सेला कैटरालिस और नजीरिया स्पीशीज के अगेंस्ट यूज होती है। कम्युनिटी वाइड निमोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लिथ्रोमाइसिन जो है वो मैक यानी माइकोबैक्टीरियम एवं कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट यूज हो रही होती है। एच पाइलोराई के अगेंस्ट यूज हो रही होती है। जो फाइडोक्सामाइसिन है वो ग्राम पॉजिटिव एरोब्स के अगेंस्ट यूज हो रही होती है एंड एनारोब्स के अगेंस्ट यूज हो रही होती है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के अगेंस्ट भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जो कि एज इफेक्टिव है एज वैंकोमाइसिन फॉर द क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो जीआई इरिटेशन कॉज करवाती है, वाया स्टिमुलेशन ऑफ द मोटेलिन रिसेप्टर्स, स्किन रैश कॉज करती है, एसिनोफिलिया कॉज करती है, हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कॉज करती है। एरिथ्रोमाइसिन मैंने बताया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में भी बता रही हूँ कि ये CYP450 इनहिबिटर है, जिसकी वजह से इन तमाम ड्रग्स का लेवल जो है क्या कर जाता है, बॉडी के अंदर राइज कर जाता है, जिसमें एंटीकोगुलेंट्स आ जाते हैं, कार्बेमेज़ेपिन आ जाती है, सिसाप्राइड आ जाता है, डाइजॉक्सिन आ जाता है और थियोफाइलिन आ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अच्छा जी, आगे हम क्विकली टेलिथ्रोमाइसिन को देख लेंगे, जो कीटोलाइड है, 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो हम वंस ओरली डेली देते हैं, बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये ससेप्टेबल है, क्योंकि ये राइबोसोम्स के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करती है, और बैक्टीरियल रिफ्लक्स पम्प के लिए भी ये पुअर सबस्ट्रेट है। क्लिनिकल यूजेस में देखें तो कम्युनिटी क्वाइड निमोनिया के अगेंस्ट यूज हो रही होती है, और टॉक्सिसिटी में हेपेटिक डिस्फंक्शन कॉज करती है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रोलोंगेशन ऑफ QTC इंटरवल करवाती है। इनहिबिटर है CYP3A4 ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम का, जिसकी वजह से जो ड्रग CYP3A4 से इनहिबिट होनी थी उनके लेवल्स बॉडी में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्लिंडामाइसिन की बात की जाए तो 50s राइबोसोम पे बाइंड करती है, ट्रांसफर को ब्लॉक करती है, ओरल अब्जॉर्प्शन कराती है, गुड टिश्यू पेनिट्रेशन कराती है। गुड टिश्यू पेनिट्रेशन होती है ओरल अब्जॉर्प्शन की वजह से। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है इसका, इंटैक्ट ड्रग और मेटाबोलाइट्स एलिमिनेट होते हैं बिलरी और रीनल एक्सक्रीशन से। क्रॉस रेजिस्टेंस बिटवीन द क्लिंडामाइसिन मैक्रोलाइड बहुत कॉमन होती है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो बाइंडिंग मिथाइलेशन करवा देती है 50s राइबोसोमल सबयूनिट की बाइंडिंग साइट के ऊपर, जहाँ पे क्लिंडामाइसिन ने बाइंड करना है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इस तरह शो करते हैं कि 50s राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर जहाँ पे क्लिंडामाइसिन ने बाइंड करना होता है अपने रिसेप्टर के साथ, उस बाइंडिंग साइट की क्या करवा देते हैं, मिथाइलेशन करवा देते हैं, ताकि क्लिंडामाइसिन वहाँ पे बाइंड ना कर सके। इंजामेटिक इनएक्टिवेशन ड्रग की करवा देते हैं। ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अंदर हमारे पास पू पेनिट्रेशन होती है आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। आगे देखा जाए, अगर क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो हमारे पास इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट यूज होती है, बैकअप ड्रग अगेंस्ट कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा के अगेंस्ट यूज होती है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस के अगेंस्ट यूज होती है, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई के अगेंस्ट यूज होती है, और इन कॉम्बिनेशन विद पायरीमेथामाइन हम इसको यूज़ करते हैं। ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स में रिलेटेड विद टॉक्सोप्लाज्माकोसिस। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो GI इरिटेशन करवाती है, स्किन रैश करवाती है, न्यूट्रोपीनिया करवाती है, हेपेटिक डिस्फंक्शन करवाती है, सुपर इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल करवाती है, यानी सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। दैट वाज ऑल टिल क्लिंडामाइसिन। आई होप कि आपको सारे लेक्चर्स की समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि इन लेक्चर्स को लेने के बाद आप जब बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगा। और जब आप इस लेक्चर को सुन लें तो आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लेक्चर